उपन्यास माय फर्स्ट मर्डर केस का 10वां भाग। लेखक जयदेव जावरिया, आवाज शौभिक पालित। रात के 11 बजे का समय था। जयदेव अपने बेड पर आराम की नींद सो रहा था। अचानक टेलीफोन की घंटी बजने लगी, जिससे जयदेव की आंख खुल गई। आंख मसलता हुआ बोला, कौन है जो इतनी रात को फोन कर रहा है? फोन उठाया, वो अब भी नींद में था। फोन साक्षी का था। हेलो जयदेव, माफी चाहती हूं इतनी रात को परेशान करना पड़ा। जयदेव नींद में बड़बड़ाया, क्या हुआ? हमारे शोरूम में चोरी हो गई। साक्षी घबराई हुई थी। क्या? यह बात सुनकर जयदेव एकदम से उछल सा गया, जैसे किसी कीड़े ने काट लिया हो। कब हुई? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, इसलिए मैंने आपको फोन कर लिया, क्योंकि आप एक जासूस हो। शायद आप पता लगा सकें कि चोरी किसने की। क्या पता पापा के कत्ल से इस चोरी का कोई लेना देना हो। ठीक है, मैं आ रहा हूं। वो वही शोरूम है ना तुम्हारा, जो मोती चौक के पास है? हाँ वही है, साक्षी बोली। आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ। इंस्पेक्टर नवनीश ने अशोक नंदा ज्वेलर्स शोरूम के बाहर अपनी जीप रोकी। रात के 10:30 बज रहे थे। हर जगह कोहरा फैला हुआ था। सबसे पहले इंस्पेक्टर नवनीश जीप से बाहर निकला, फिर सोमदत्त और 2 अन्य कांस्टेबल बाहर निकले। सड़क पर 2 कारें पहले से ही मौजूद थीं। इंस्पेक्टर नवनीश को समझने में देर नहीं लगी कि शोरूम के मालिक यहां आ चुके हैं। जैसे ही सबकी नजर मुख्य दरवाजे पर गई तो सब लोग देखते रह गए। शोरूम का दरवाजा लगभग कोई 20 फुट का था, जो पूरी तरह से कांच का बना होने के बावजूद पूरे कांच पर बहुत बेहतरीन चित्र बना हुआ था। इंस्पेक्टर नवनीश अपने कांस्टेबल पर चिल्लाया, सालों यहीं रात करोगे? अंदर नहीं चलना। सोमदत्त व 2 अन्य कांस्टेबल बोले, जी 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 सर। इंस्पेक्टर नवनीश ने जैसे ही मेन डोर पर ठोकर मारी तो दरवाजा खुला हुआ था। इंस्पेक्टर नवनीश शोरूम में दाखिल हुए तो देखा कि अंदर से शोरूम बहुत विशालकाय था। छत पर काफी प्यारी वासलिंग की हुई थी। ऊपर से वासलिंग पर एलईडी कंसील्ड लाइट लगी हुई थी, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। छत पर कई छोटे बड़े फानूस लगे थे, जिन्हें कोई व्यक्ति बिना देखे नहीं रह सकता था। हॉल काफी लंबा था। फर्श पर ईरानी कालीन बिछा हुआ था। हॉल के दोनों तरफ कांच के काउंटर बने हुए थे, जिसमें बेशकीमती जवाहरात थे, जो सोने चांदी के बने हुए थे। कांच के काउंटर में होने के कारण वे जगमगा रहे थे, जो अपने आप ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। इंस्पेक्टर नवनीश ने लगभग आधे घंटे में सारी छानबीन करवा ली, पर कुछ नहीं मिला। फिर शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, पर कोई बात नहीं बनी। पता नहीं कैसे किसी व्यक्ति ने शोरूम का बस कांच ही तोड़ा था, जिससे पूरे शोरूम में सायरन बजने लग गया, जिसके कारण वो व्यक्ति भाग गया। सायरन की आवाज से आस पड़ोस के लोगों ने पास के पुलिस स्टेशन फोन कर दिया। वह बलवंत को फोन करके सूचित किया कि तुम्हारे शोरूम में चोरी हुई है। बस फिर क्या था, अशोक नंदा भवन में भगदड़ मच गई, जिसमें साक्षी ने जयदेव को भी फोन कर दिया। इंस्पेक्टर नवनीश बलवंत से बोला, लगता है किसी शराबी का काम है। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, जो एक फोन करते ही आप तुरंत आ गए। अरे नहीं बलवंत जी, इंस्पेक्टर नवनीश अपनी बढ़ाई करते हुए बोला, हमारा तो फर्ज है लोगों की मदद करना। अगले 20 मिनट बाद जयदेव शोरूम में मौजूद था। इंस्पेक्टर नवनीश जयदेव को देखकर चौंक गया। चेहरा लाल सुर्ख हो गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? जयदेव के होठों पर एक जहरीली मुस्कान थी। एक सोने की चेन बनवाने आया था। आजकल कमाई अच्छी हो रही है ना, इसलिए सोचा एक आध सोने की चेन बनवा लेता हूं। क्या पता ऐसा समय दोबारा ना आए। जिसकी चाहत थी दिल को वो मिल गया। क्या पता कल फिर मिल पाए या ना मिल पाए। नवनीश भड़क गया और गुस्से में बोला, अच्छा टाइम देखा? 11:30 बज रहे हैं। मुझे कल कहीं जाना था, इसलिए। हंसता हुआ जयदेव बोला, एक मोटी पार्टी फंसी है, उनके घर चोरी हो गई। बेचारे ने थाने में रिपोर्ट कराई, पर कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है शायद उन लोगों को पता नहीं था, वरना ऐसी गलती वो कभी ना करते।
एक तो चोर उनके घर से सारा धन साफ कर गया। अगर पुलिस वालों ने थोड़ी जल्दी दिखाई होती या हाथों हाथ कार्रवाई होती तो शायद चोर पकड़ जाता, पर पुलिस वालों को आराम करने की फुर्सत कहां। ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी जल्दी बताओ यहां करने क्या आए हो। साक्षी दोनों के नजदीक आकर बोली, इंस्पेक्टर नवनीश, इन्हें यहां मैंने बुलाया है, ये एक जासूस हैं। इंस्पेक्टर नवनीश साक्षी की तरफ देखकर बोला, तुम इसे जानती हो? ये एक आवारा किस्म का इंसान है जो गलत काम करता है। इतने में साक्षी कुछ और कह पाती कि बलवंत ने साक्षी को अपने पास बुला लिया। जयदेव के एकदम कान के पास आकर इंस्पेक्टर नवनीश बोला, तुझे भी तेरी मम्मी व तेरी बहन के पास भेजना चाहिए था, पर साली गलती हो गई। तू साला किसी तरह बच गया, पर इस बार तुझे तेरी मौत मेरे पास फिर से खींच लाई है। जयदेव ने अपने चेहरे के भाव छुपाकर कहा, सही कह रहा है तू इंस्पेक्टर, पर समय बताएगा तेरे दिल की आरज़ू तेरे दिल में रह जाएगी या फिर तेरी दुआ कबूल होगी। इंस्पेक्टर नवनीश चीखता हुआ बोला, चलो सोमदत्त, वैसे भी यहाँ कोई चोरी नहीं हुई है, लगता है किसी शराबी ने शोरूम का बस कांच ही तोड़ा है। इंस्पेक्टर नवनीश एक नजर जयदेव पर मारते हुए बोला, वैसे भी यहाँ अब जासूस आ गया है। इंस्पेक्टर नवनीश अपनी पूरी पलटन के साथ शोरूम से बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर नवनीश के जाते ही साक्षी बोली, तुम्हें क्या हो गया जो इंस्पेक्टर से पंगा ले लिया? जयदेव मुस्कुराता हुआ बोला, मेरी कोई गलती नहीं है, उसने शुरू किया था ये सब। साक्षी बोली, पुलिस ने वैसे ही सारी छानबीन कर ली, यहां कुछ भी चोरी नहीं हुई। जयदेव सोचता हुआ बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? बलवंत विनय व साक्षी के पास आए। बलवंत साक्षी से बोला, तुम तो कह रही थी ये तुम्हारा दोस्त है, पर यहां सारी बात सुनने के बाद लगता है कि ये जासूस है। तुमने अच्छा किया साक्षी। थैंक्स भाई, मैंने सोचा आप मुझसे लड़ेंगे कि मैंने क्यों जासूस को हायर किया। जयदेव बोला, अगर हम सब यहाँ हैं तो घर पर मोहिनी जी अकेली हैं। मुझे लगता है कातिल ने साजिश रची है आप सबको यहाँ भेजकर। बलवंत के माथे पर बल पड़ गए। यानी कि हमारी मम्मी की जान को खतरा है, हम जल्दबाजी में यहां सब भाग आए क्योंकि तुम्हारे पापा सारी वसीयत रॉकी के नाम कर गए, जबकि रॉकी जेल में है। अगर रॉकी को कोर्ट में सजा हो जाती है तो सारी जायदाद ऑटोमेटिक तुम्हारी मम्मी यानी कि मोहिनी जी के नाम हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारे पापा के देहांत के बाद सारी जायदाद कानूनी तौर पर तुम्हारी मम्मी को मिलती। बस ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पापा ने सारी वसीयत क्यों रॉकी के नाम कर दी। जयदेव बोला, जल्दी करो, हमें अभी घर पहुंचना है। जैसे तैसे सब लोग अशोक नंदा भवन पहुंचे। गैलरी में सभी भागते से नजर आ रहे थे। मोहिनी के कमरे के बाहर आकर सब लोग रुक गए। सब लोग अपनी फूली हुई सांसों को काबू में करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। तभी दरवाजे पर सभी की नजर पड़ी। मोहिनी के दरवाजे के बाहर कई जगह खून पड़ा था। खून के निशान मोहिनी के कमरे में जा रहे थे। इस दृश्य को देखकर मानो सब लोगों के दिल की धड़कन रुक गई हो। सब लोग फटी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। उन सब के होशो हवास उड़ गए। जयदेव बोला, लगता है हमें देर हो गई यहां आने में। साक्षी की आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू थे। बलवंत के मुंह से मरी हुई आवाज निकली, मैं पुलिस को फोन कर देता हूं। एक मिनट रुको बलवंत भैया, जयदेव ने कहा, एक बार हम तुम्हारी मम्मी की लाश को देख लेते हैं। जयदेव ने दरवाजे पर हल्के हाथ से धक्का मारा तो दरवाजा खुलता चला गया। सबने खून के निशान का पीछा किया जो मोहिनी के बेड के ऊपर जाकर खत्म हो रहे थे। जयदेव की जिंदगी का यह पहला केस था जो वो खुद देख रहा था। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। कड़ी ठंड में भी जयदेव का पूरा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। जयदेव बोला, मोहिनी जी के पास अभी कोई नहीं जाएगा। जैसे ही जयदेव मोहिनी के पास गया तो देखा उनकी सांसें चल रही थी। जयदेव बोला, डरने की कोई बात नहीं है, अभी मोहिनी जी जिंदा हैं। तभी जयदेव की नजर खिड़की पर गई तो देखा एक काली बिल्ली बैठी हुई थी जिसके मुंह पे खून लगा हुआ था।
जयदेव को समझने में देर नहीं लगी कि मामला क्या है। ये बात सुनकर सबसे पहले साक्षी भागकर अपनी मां के पास आई और जबरदस्ती मोहिनी को हिला दिया। तभी मोहिनी की आंख खुली। सभी लोग मोहिनी को देख रहे थे। साक्षी ने अपनी मां को गले लगा लिया और रोने लगी। क्या हो गया साक्षी, तुम रो क्यों रही हो? वो जयदेव की तरफ इशारा करके बोली। बेटा, इतनी रात में तुम यहां? बलवंत कुछ कहने वाला था कि जयदेव ने उससे चुप रहने का इशारा किया। बात यह है आंटी जी कि मैं एक जासूस हूँ। अशोक नंदा जी के कातिल का पता लगाने निकला हूँ। साक्षी मेरी दोस्त है। इसने मुझे बताया कि कैसे कैसे पापा की हत्या हुई। पुलिस अभी तक कातिल को पकड़ नहीं पाई है, मगर रॉकी को अंकल जी के कत्ल के इल्जाम में पकड़ लिया गया है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक जासूस हूँ। आज तक छोटे मोटे केस हल किए हैं, ये मेरा पहला मर्डर केस है और 7 दिन के अंदर अंदर मैं कातिल को पकड़ के आपके सामने खड़ा कर दूंगा। बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम हमारी मदद कर रहे हो। नहीं आंटी जी, ये मेरा फर्ज है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के बुरे समय में काम आए, वो ही सच्चा दोस्त होता है। अच्छा, रात बहुत हो गई है, मैं चलता हूँ। क्यों ना अब आप भी आराम कर लें। थोड़ी देर में सब गैलरी में मौजूद थे। जयदेव, आपने हमें मम्मी जी को सच क्यों नहीं बताने दिया? बलवंत गुस्से में बोला। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मोहिनी जी और परेशान हो। वो अभी बहुत बुरे दौर से गुजर रही हैं, इसलिए अभी कुछ भी बताना सही नहीं होगा। सब लोग जयदेव की बात से सहमत थे। बलवंत बोला, आप बहुत समझदार आदमी हैं, जिसको पता है कि किस पल क्या करना है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी एक आम आदमी हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, रात काफी हो गई है, कल मिलते हैं।